कहानी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 13 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी और चेहरे पर नौखिजी के आसार आने लगे। जिस्म फलने फूलने लगा। निशेब वफराज नुमायां होने लगे जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हसन बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहनें भी मुझे बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दोपट्टा दिया करती थी। मैं इस दोपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दोपट्टा अक्सर मुझसे उधर उधर गिर जाता था तो मेरी उम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते और मुझे डांटती थी। मैं सोचती थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है, मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थीं। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ ज्यादा तब्दीलियां आ रही थीं जो बहुत ही ज्यादा अजीब थीं। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। अब तो मेरी उम्मी ने कपड़ों के साथ दोपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने उम्मी से कहा कि मुझे गर्मी गई भाड़ में। उम्मी, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाजारों में बहुत रश होता है, उधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे, तो खुद चलती फुर्ती हसन की पुड़िया हो। जो देखेगा तेरा जिस्म वो लाजमी तेरा पीछा करेगा। हमें शर्मिंदा नहीं होना, तो घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ला आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखने लगी कि मेरा क्या कसूर है। अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हसन ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी उम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक था लेकिन वही सारी चीजें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती कि पहले ही तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीजें खाओगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाओगी। अपनी उम्मी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी कजिन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। इसने कहा जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दोपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजिन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी उम्मी से सवालात करने शुरू कर दिए कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते और उसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती। कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी उम्मी ने कहा कैसी बातें कर रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इस दिन के बाद से तो मेरी उम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी उम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरी उम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थीं कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दे। वो कहती कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने इसे अपना मसला बताया। इसने कहा एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, उनसे यह मसला हल हो जाता है। अगर तो वो गोलियां खा लेगी तो भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने इसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे।
मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा कर दे दे, मैं इसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पर सुकून हो गई। फिर 2 से 3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। उम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूं और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी उम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं उनकी भी औलाद हूं। वो भी मुझसे छूटी, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसलिए वो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ता वाले आए तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी उम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, उम्मी कैसी लग रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा, ये सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, उसके साथ यही दुपट्टा है। उम्मी ने कहा, ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा, उम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? उम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा कर बैठना। मुझे उनसे बातें बहुत अजीब लग रही थीं, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे और लड़के की माँ, फूफी और दादी आई थी। वो लोग उम्मी से बातें कर रही थीं। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। इसने कहा कि ये लोग तो ज्वाइंट फैमिली वाले हैं, उनका घर मर्दों से भरा पड़ा है, क्या बनेगा तेरा? वहां तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नजर आती थीं। वो बिन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह मुझ पर हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा ही रद्दे अमल दिया था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया। कुछ मैं खुद भी लापरवाह सी थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा, बहन बुरा ना मानेगा, लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी उम्मी ने कहा, नहीं, इसकी शादी कहाँ? ये तो सबसे छोटी है। वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा दें। उन्होंने कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है उसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रूसी गई है। ये बिल्कुल वैसी लग रही है। ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पुतली होती है। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा। मेरी उम्मी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको किस्म देने को तैयार हैं। अब इससे ज्यादा और क्या होता? उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो मामला ही और लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर कर बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम मुआफी चाहते हैं, हमारे मुंह पर ही रिश्ते से इनकार। ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं। लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया, और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर उम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैंने ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनकर गुजारी है, और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। इसने कहा, तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए, उन्होंने शादी करने से ही इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था तुम्हारे लिए, और भी रिश्ते आएंगे।
तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने इसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चुल्लू अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा सा रहम आ जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने होशो हवास से बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी उम्मी कमरे में आए और उन्होंने मेरे मुंह पर रख कर थप्पड़ मारा, मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरी हालत भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? कौन से बाहर के मुख से तूने गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तो खा रही थी? और उन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तो जानबूझकर सबको अपना अब दुखा रही है। तो सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। मैं बड़ी मोटी ताजी लड़की हूं। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो सकता था मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें अपनी उम्मीद की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसकी सिसकी कर रो रही थी। उम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दे और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी मगर उम्मी ने मुझे देखा तक नहीं और कमरे से बाहर चली गई। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए मगर सब घर वाले मुझसे नाराज थे। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था। मुझसे कोई बात नहीं करता था। ऐसा लगता था मैं नफसियाती मरीजा बन गई हूं, पागल हो गई हूं। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की की माँ देखने के लिए आई, लेकिन लड़की की माँ की आंखें कमजोर थीं। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। इसने उन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही। मैंने कोई बात नहीं बोली। अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थीं कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमजोर ना होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती, और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी। इसे क्या पता तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं अपने लिए लड़ना छोड़ चुकी थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी थीं। इसने भी कहना था, क्या तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं? मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं तो मेरे कपड़े बन के आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थीं, बहुत प्यार से बातें करती थीं। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक दफा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। इसने कहा, अभी तो शायद पूरे आ जाएंगे लेकिन बाद में तो खिले कराने ही पड़ेंगे। शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही खिले कराने पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम होता है। इसकी शादी हो रही होती है। जब वो रुखसत होती है, अपने घर में कदम रखती है, इस वक्त तो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। इसका दिल मत दिखाओ। मेरी सास मेरी बहनों को डांट रही थी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चुल्लू कोई तो मेरे हक में बोल रहा था। मैंने देखा तो मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा साथ दिया है। लेकिन मेरी सास की नज़र कमजोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती तो शायद वो मेरा साथ न देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी। अब मुझे डर लगने लगा और मेरी सास ने भी मुझे बताया कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत जज्बाती है। इसे गुस्सा बहुत आता है। इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। मैं बिल्कुल खामोश रही। एक जिंदा लाश लग रही थी। आज मेरी शादी की रात थी। मेरा शौहर आने वाला था। मुझे मालूम था वो भी मुझे देखकर बुरा भला कहेगा। मुझे इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे शौहर ने कमरे में कदम रखा, इसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी। अब वो शलवार कमीज में था। इसने मेरा घूंघट हटाया और माशाअल्लाह कहा और फिर कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों हो रहा है। फिर इसने मेरे सामने मुन्ह दिखाई का तोहफा दिया और कहा, मुझे इसका तोहफा पसंद आया। मैं चुप रही।
फिर इसने मुझसे बात शुरू कर दी कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई। अगला दिन भी आ गया। अब तक वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। शायद कोई इसे शादी की मुबारकबाद दे रहा था। कह रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया। मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिली है। बहुत खूबसूरत है। बस बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी जो इतनी खूबसूरत हो, और बीवी पसंद की हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। शौहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं इसे इतनी पसंद आई हूं और वो ऐसी बीवी चाहता था। शादी के 3 दिन बाद मेरी वालिदा ने हमारे लिए एक पार्टी का एहतमाम किया। मैं अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी वालिदा ने फौरन मुझसे पूछा, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? मेरी उम्मी ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे शौहर को ये पसंद है। उम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा, तेरा शौहर तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा, 1 हफ्ते में किया? पूरी जिंदगी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे शौहर ने मेरी उम्मी को देखा तो कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा। हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे शौहर ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ की। उनसे कहा, जब से आयशा मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूं। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वो मुझे बाहर घुमाने ले गया। इसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। इसके पास गाड़ी थी। इसने कहा, गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता और फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी उम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थीं और उनके चेहरे अजीब से बने हुए थे। वो हैरान हो रही थीं कि इसका शौहर तो इसे हाथ का छल्ला बनाकर रखे हुए है, और ये सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। आज भी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को उन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत जख्म लगाए, पर मेरे शौहर ने वो सारे जख्म भर दिए। शादी से पहले मैंने बहुत दुख देखे, मगर शादी के बाद मेरे शौहर ने अपनी मोहब्बत से ये सारे दुख सुख में बदल दिए थे। आज मुझे अच्छा शौहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। इसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा अकमतर महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। इसकी माँ एक अच्छी औरत है और उसकी माँ ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। इसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है। आज मेरे 2 बेटे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेटों की ऐसी ही तरबियत करूंगी ताकि मेरे जैसी किसी लड़की को लोगों के ताने ना बर्दाश्त करने पड़े।